हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज़ जिसका नाम है रिवीजन सीरीज़, जो कि हम टारगेट हाई बुक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट एपिसोड फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, या फिर आप कह सकते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो टुडे टॉपिक इज़ इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग। तो मतलब हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने चूज़ किया है एमएसएन सब्जेक्ट, जो कि हम फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एमएसएन अपनी इस सीरीज़ में, जिसका पहला टॉपिक है इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वुंड हीलिंग या इन्फ्लेमेशन क्या कहती है। इन्फ्लेमेशन इज़ अ लोकलाइज्ड रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट टू प्रिपेयर द साइट ऑफ रिपेयर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में एक लोकलाइज रिएक्शन होती है और इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज या फिर कंट्रोल और एलिमिनेट करती है ऑफेंडिंग एजेंट। यहाँ पे क्या कर देती है, ये प्रिपेयर करती है साइट फॉर रिपेयर। रिपेयरमेंट के लिए ही ये इन्फ्लेमेशन अकर हो जाता है। मीन्स 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हम 5 कार्डिनल साइंस पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेशन है। तो इसमें हमारा रेडनेस होगा सबसे फर्स्ट। अब हम कार्डिनल साइन की बात कर ही रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लेते हैं। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे हम इन नोट डाउन करते हैं अपने कार्डिनल साइंस। फर्स्ट इज रेडनेस, द सेकंड वन इज वार्म, या फिर हम इसको हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट हमारा आ जाएगा सेकंड। एंड थर्ड इज, आपको पता ही है, आप गैस भी कर सकते हैं, ठीक है। गैस कीजिए कि स्वेलिंग होगा, ठीक है। एंड फोर्थ होगा हमारा पेन। एंड फिफ्थ होगा हमारा लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 कार्डिनल साइंस हमारे होते हैं इन्फ्लेमेशन के। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी चिट्स वगैरह में, या फिर जॉब लगा दीजिए। अब हम पढ़ते हैं केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं इसमें, जो भी इसको हम बताते हैं। तो गाइज़, अपनी एक टारगेट हाई बुक ले लीजिए जिससे कि हम रोज़ एक साथ बैठ के रिवीजन कर सकें इस चीज़ का। और आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे लाइक नोरसेट हुआ, आरआरबी हुआ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आप डील कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे हम आप क्लिनिकल मीडिएटर्स पढ़ते हैं। तो फिर हिस्टामीन रिलीज बाय मास्ट सेल एट द साइट ऑफ इंजरी। तो हिस्टामीन है वहाँ पे एक क्लिनिकल मीडिएटर है, केमिकल मीडिएटर, तो वो रिलीज़ होता है, ठीक है। कोज वेसोडाइलेशन एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो वेसोडाइलेशन कोज करता है और वेस्कुलर परमेबिलिटी कोज करता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास काइनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अटैक न्यूट्रोफिल्स। जो काइनिन्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रोफिल्स को अटैक करते हैं। तो फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, अभी बता देते हैं। हिस्टामिन पढ़ा हमने, इसका हमने बताया आपको इसका काम कि ये रिलीज़ होता है मास्ट सेल के द्वारा और एट द साइट ऑफ इंजरी। ये रिलीज़ कौन करता है, रिलीज बाय मास्ट सेल। इसको याद कर लेना इजीली, ठीक है। एंड सेकंड वन इज हमारा क्या आ जाता है, सेकंड वन आ जाता है काइनिन्स। काइनिन्स भी एक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप भाई बिल्कुल अपना नोटबुक लेके बैठें ताकि आप जो साथ के साथ अपने नोट्स बना सकें, रिवीजन नोट्स। ये क्विक नोट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारा थर्ड मीडिएटर है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो उसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। कोज इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये क्या करता है? कोज करता है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है गाइस, अब हमने केमिकल मीडिएटर भी पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं 3 फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। सबसे फर्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं 3 फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। आज हम इसको ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है गाइस। फर्स्ट इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग को पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम नेक्स्ट फिर टॉपिक पे चलेंगे अपना। हम धीरे धीरे ऐसे ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ 1 में हमारा आता है, फेज़ 1 में आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है हमारा 3 to 5 डेज, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा फेज़ सेकंड, ये रिपेयर एंड रीजनरेशन फेज़ होता है। इसमें हमारा रिपेयर होता है टिश्यू वगैरह एंड रीजनरेशन। ये हमारा 2 to 8 वीक तक चलता है। फिर आता है हमारे पास हमारा फेज़ 3, ठीक है गाइस। इसमें हमारा रीमॉडलिंग, जो भी साइट पे हमारा वो है रिपेयर चल रहा है वहाँ पे रीमॉडलिंग होती है एंड मैचुरेशन होता है। ये होता है मंथ्स टू ईयर, ठीक है गाइस। तो हमने 3 फेज़ पढ़े। सबसे पहला होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि 3 से 5 दिन का होता है। रिपेयर एंड रीजनरेशन 2 से 8 वीक का होता है। और रीमॉडलिंग और मैचुरेशन फेज़ में ईयर्स और मंथ लग सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले फेज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कर इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोवेड वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ये फर्स्ट फेज़ में हो रहा है, ठीक है। एक्सुगेट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सोल्यूट्स WBC एक्सेट्रा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनगल्फिंग ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर रिमूविंग सेलुलर डर्बिस, मतलब फेगोसाइटिस बाय मैक्रोफेगस। ये हमारा सब फेज़ 1 में हो जाता है। एंड फेज़ 2 में जो हो रहा है हमारा रिपेयर एंड रिमॉडलिंग, दैट्स वाई इट इज़ कैरेक्टराइज बाय न्यू कोलेजन फॉर्मेशन। इसमें नए कोलेजन फॉर्मेशन होगा। These fibers are laid down in the diagnosis disorganized manner, मतलब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो रिपेयर और रीजनरेशन फॉर्म में आ जाएंगे जो भी हमारे फाइबर्स हैं बिटवीन एनी सुटेबल और डिस्ट्रप्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन फेज में क्या होगा, इन दिस फेज टिश्यू कंटिन्यूज टू रीमॉड्यूल, मतलब रीमॉडल हो जाएंगे वो। अगर टिश्यूज़ जो भी डैमेज हुए हैं हमारे, वो हमारे टिश्यूज़ क्या होंगे, रीमॉडल होंगे। तो इस फेस में हमें यही बताया जा रहा है, ठीक है। और वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सुगेट, आपने एक वर्ड सुना होगा जो मैंने भी बोला है, एक्सुगेट क्या होता है। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ समझाएगा। द फ्लूइड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी एडिमा इज़ कॉल्ड एक्सुगेट। जो भी हमारा इन्फ्लेमेटरी एडिमा है, ठीक है, अभी देखते हैं हम।
इन्फ्लेमेटरी एडिमा है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, ऑल्सो नोन एज एक्जुगेट। ठीक है, अब ये 2, 3, 4 और 5 4 टाइप का होता है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ए, ये होता है सेरस एक्जुगेट। ठीक है इस देन हमारे पास हमारा आता है बी, ये होता है फाइब्रस एक्जुगेट। थर्ड आता है हमारे पास प्यूरुलेंट एक्जुगेट। एंड फोर्थ आता है हेमोरेजिक एक्जुगेट। ये है, इस 4 तरीके के एक्जुगेट पढ़ लिए हमने। सेरस एक्जुगेट में क्या होता है, वाटर लाइक एक्जुगेट होता है, सीन इन मेजर इंजरी, ये हमारा मेजर इंजरीज में देखने को मिलता है। और फाइब्रस एक्जुगेट जो होता है वो कंटेन्स फाइब्रिन कंटेन करता रखता है। और जो थर्ड वन होता है ये पुरुलेंट होता है, क्रीमी वाइट एक्जुगेट होता है, जो कि डील करता है डेड करता है फ्रॉम डेड न्यूट्रोफिल्स। आई मीन ये बनता कहाँ से, मिलता कहाँ से है, डेड न्यूट्रोफिल से। सीन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलता है ये। शॉर्ट फॉर्म आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बोल भी रहा हूँ और आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, हेमोरेजिक एक्जुगेट क्या होता है, ब्लडी रेड एक्जुगेट, मीन्स ये ब्लडी रेड होएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, रेड, ब्लडी रेड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना वुंड हीलिंग पे। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये शॉर्ट्स नोट्स आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको ईजिली आप इनको रिवाइज कर सकें। अब हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग क्या होता है, कमेंट में मुझे बताइए ज़रा, वुंड हीलिंग क्या होता है। सबसे पहले तो वुंड हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डिवेलेटाइज्ड एंड मिक्सिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू लेयर्स। तो वुंड हीलिंग में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जो वुंड हो रहा है उसको हम हील कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ये है। अब हम इसमें टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आप खुद ही लिख लेना गाइस जो मैंने बोली है, या फिर आप बुक ले लीजिए टारगेट हाई, अमेज़ॉन वगैरह से कहीं भी मिल जाएगी, और आप उसको पढ़ना चालू कर दीजिए और उसमें डेफिनेशन वगैरह सब लिख दिए। एक थ्योरी बेस भी काम करेगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग में क्या होता है, एक्यूट वुंड होता है सबसे पहला हमारा, एक्यूट वुंड, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, हेल्प विदाउट मैनी कॉम्प्लिकेशंस विद इन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम। ठीक है, ये क्या करता है, हील्स हो जाता है अपना आप विद इन द टाइम ड्यूरेशन, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता होता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में वो हील हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हील्स हो जाता है इन द एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है गाइस, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे ये हील हो जाता है। अब हमारा सेकंड वन आता है, आपको पता ही होगा कि एक्यूट है तो यहाँ पे क्रोनिक भी होगा। तो सेकंड वन हमारा क्रोनिक आ जाता है, क्रोनिक वुंड। अब इसकी खासियत क्या है ये भी देख लेते हैं। अंडरलाइंग पैथोलॉजी और इन्फेक्शन कोज वुंड और इंटरफेस with the healing process. For example,
डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर अल्सर। और एक्यूट में हमारा सर्जिकल अल्सर्स, सर्जिकल वुंड्स और ट्रॉमा वुंड्स, ये हमारे एक्यूट के हो जाएंगे। और इसमें हो जाएगा डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर अल्सर, जो हमारा क्रोनिक वाला है। तो ये क्या होता है, इसमें एक पूरी प्रोग्रेसिव स्टेट होती है, मतलब ये लंबा चलता है। जहाँ भी क्रोनिक आ जाए तो मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत लंबे टाइम से वो स्टेज हो रही है, उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। देन हम वुंड हीलिंग प्रोसेस पर आते हैं। वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या कहता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो वुंड हीलिंग प्रोसेस हम हेडिंग डाल देते हैं। ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट करी है ताकि आपके साथ साथ मैं भी इसको रिवाइज़ कर सकूं बुक को, क्योंकि ये बुक इतनी आसानी से रिवाइज़ नहीं हो सकती गाइस। तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए आपकी भी और हमारी भी। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब। Now enjoying the journey. Join the channel for more videos, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम आ गया है ये, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस, इसको मैं साइलेंट कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो हम वुंड हीलिंग प्रोसेस पे थे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो वुंड हीलिंग प्रोसेस में क्या होगा, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन एंड हीलिंग बाय टर्सरी इंटेंशन। तो ये इंटेंशन क्या है, तो प्राइमरी इंटेंशन नो और लिटिल स्कार टिश्यू, फॉर एग्जांपल सर्जिकल वुंड्स, यहाँ पे कोई स्कार नहीं होगा, कोई टिश्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल वुंड्स होंगे, तो उनको हम डील करेंगे। अब सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा, मार्क्ड लॉस ऑफ टिश्यू, edges of the wound are too far, एंड यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल थ्रू ग्रैनुलेशन एंड इपिथेलियाइजेशन, फॉर एग्जांपल लेसिरेटेड वुंड्स, प्रेशर अल्सर एंड ट्रॉमेटिक इंजरीज। तो ये सेकेंडरी इंटेंशन होगा। और हीलिंग बाय टर्सरी इंटेंशन कैरेक्टराइज बाय डिलेड वुंड क्लोजर, मतलब इसमें वुंड क्लोजर होने में डिले हो रहा है। दिस रिजल्ट इन ग्रेनुलेशन ऑफ वुंड एजेस कैरेक्टराइज बाय एडिमा, इन्फेक्शन, एक्सुगेट फ्रॉम वुंड एंड एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन। तो अपने तीनों इंटेंशन पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं तीनों में क्या क्या हो रहा है। अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग को समझते हैं अच्छे से। ठीक है गाइस, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना आप। द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग क्या कहती हैं, 4 स्टेज होती हैं इसकी। ठीक है, 4 स्टेज हो गई हैं इसकी, इसको देखते हैं अब। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है, होम्योस्टैसिस, हीमोस्टैसिस भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़ा सा एहतियात बरतना। हीमोस्टैसिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कॉजेज कोएगुलेशन। ठीक है गाइस, इसमें कोएगुलेशन होगा। एंड सेकंड वन इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड रिमूव्स डर्बिस।
ठीक है गाइस। एंड थर्ड जो होगा हमारा फ्लोरिफिकेशन। fills and cover the wound। थर्ड स्टेज पे तो चल गई। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होगा, मैच्योरेशन हो जाएगा। मैच्योरेशन में क्या होगा, टिश्यू गेन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हमारी फोर्थ स्टेज हो गई कंप्लीट। एंड फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, होमोस्टेसिस प्रोसेस है, जिसमें कि कोज कोएगुलेशन को करता है, ये प्रोसेस है एक। ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या करता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड रिमूव्स टर्बिश। प्लोरिफिकेशन क्या होता है, फिल्स द एंड कवर द वुंड। एंड फोर्थ मैच्योरेशन में क्या होता है, टिश्यूज एंड ग्रेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा होमोस्टेसिस में हो क्या रहा है, मतलब थोड़ा अच्छे से जानते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, बिगन एट द ऑनसेट ऑफ इंजरी। जब इंजरी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो कम हो जाए ताकि। एंड यहाँ पे प्लेटलेट स्टिक टुगेदर। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जाल बना लेती हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाए। मतलब ब्लड अगर यहाँ से बह रहा है ऐसे तो उसको रोक देती हैं, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है। आफ्टर दिस फर्स्ट फाइब्रिन स्टैंड बिगन टू एडियर अबाउट 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में यहाँ पे फाइब्रिन आ जाता है। एंड फाइब्रिन मैश बिगिनस। ब्लड इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू जेल थ्रू द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन प्रोसेस के थ्रू के बाद यहाँ पे जो ब्लड होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर का हो जाता है, मतलब थक्का सा जम जाता है, जिससे कि वो बाहर ना जाए। तो यहाँ पे ब्लड रुक जाता है। ठीक है। देन इन्फ्लेमेशन फेज आता है हमारा। इन्फ्लेमेशन फेज में क्या होता है, इंजर्ड ब्लड वेसल लाइक एक्जुलेट, वहाँ पर वो लीक करती है, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स वाटर सैल्ट एंड प्रोटीन्स होते हैं, और जो कि कोज करते हैं लोकलाइज स्वेलिंग। तो एक लोकलाइज स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। और इंक्रीज़ करता है कैपिलरी परमिबिलिटी को एंड ब्लड फ्लो को एट द साइट ऑफ असिस्ट फैगोसाइटोसिस। ड्यूरिंग दिस फेज डैमेज सेल और पैथोजेंस एंड जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं वुंड एरिया से इन्फ्लेमेटरी फेज़ में। ठीक है, इसको इन्फ्लेमेटरी फेज़ कर लेना। ठीक है, इन्फ्लेमेशन है जो। अब हमारा जो स्वेलिंग है और रेडनेस है और पेन है यहाँ पे देखने को मिलता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि हाँ इन्फ्लेमेटरी फेज़ चल रहा है। ठीक है। प्लोरिफिकेशन में क्या होता है, दिस स्टेज हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। फिलिंग द वुंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुंड मार्जिन एंड कवरिंग द वुंड, इपिथेलियाइजेशन। कवरिंग द वुंड इपिथेलियाइजेशन, ये हमारा प्लोरिफिकेशन फेज़ में होता है, यानी कि थर्ड स्टेज में होता है। अब फोर्थ स्टेज में हमारा मैच्योरेशन फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, रीमॉडलिंग स्टेज होती है। रीमॉडलिंग मतलब क्या होता है, रीमॉडल करना, रीमॉडलिंग फेज़। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथिंग करता है और रीऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ कोलेजन अकर। ठीक है। अब इसमें क्या हो, सेल्स दैट हैड बीन टू रिपेयर वुंड नो लॉन्गर नीडेड टू रिमूव द एपोस्टेसिस। ठीक है। स्टार थिकनेस होती है यहाँ पे रिड्यूस एंड मेक्स द एरिया स्ट्रोंगर। जहाँ पे स्कार हो रही है, स्कार फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम रिड्यूस करते हैं। ये मतलब इस फेज़ में रिड्यूस होती है। एंड जो होता है हमारा एरिया होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है गाइस। ओनली 70 to 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ विल बी रीगेन्ड एट द एंड ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमारी 70 to 75% स्ट्रेंथ ही रीगेन हो पाती है इस प्रोसेस में, मैच्योरेशन के प्रोसेस में। ठीक है गाइस, यहाँ पे इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, जो अभी लास्ट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है ज़रूर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है वैसे तो। अब हम टाइप्स ऑफ वुंड डर्बिडेटमेंट होता है, एक ये पढ़ते हैं, मैकेनिकल डर्बिडेटमेंट एंड केमिकल और एंजाइमेटिक डर्बिडेटमेंट। ठीक है। और इस प्रोसेस को
वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको ज़्यादा बताते नहीं हैं, बट हाँ ये 5 टाइप का होता है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। तो मैकेनिकल में आपको लिखवा देता हूँ टाइप्स ऑफ, कभी आप बोलो कि लिखवाए नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट ये है कि आप सीख जाएंगे। डेब्रिटमेंट, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल। मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत हो गई यार, चौसे ही कर देता हूँ। मैकेनिकल डेब्रिटमेंट एंड सेकंड आता है हमारे पास केमिकल, और इसको दूसरा नाम कहते हैं एंजाइमेटिक डेब्रिटमेंट। एंड थर्ड आता है हमारे पास शार्प डेब्रिटमेंट। फोर्थ आता है ऑटोलाइटिक। डी जो समझ रहे हो आप इसको डेब्रिटमेंट मान लेना, ठीक है। और फिफ्थ आता है हमारे पास बायोलॉजिक। और मैगोट डेब्रिटमेंट थेरेपी। अब एक एक को समझते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले को समझते हैं सबसे पहले। मैकेनिकल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू और फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वुंड और बाय फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स के द्वारा हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, उसके द्वारा हम डैमेज टिश्यू को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल और एंजाइमेटिक में क्या होता है कि केमिकल के द्वारा या फिर किसी एंजाइम के द्वारा हम लोकलाइज्ड एरिया से उसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब शार्प डेब्रिटमेंट में क्या होता है, शार्प मतलब एग्जांपल सीजर्स और स्कैल्पल से रिमूव कर रहे हैं किसी वुंड को। और ऑटोलाइटिक में क्या होता है, यूज़फुल इन प्रेशर अल्सर और सिंथेटिक ड्रेसिंग। तो एग्जांपल आता है इसका ट्रांसपेरेंट एडेसिव्स और हाइड्रोजेल, ये सब होते हैं इसमें। और बायोलॉजिकल डेब्रिटमेंट में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन टू लिव disinfected maggots, fly larvae into the non-healing skin and soft tissue of the human for purpose of cleaning out the necrotic tissue within a wound, ठीक है। ये सब होता है। अब हमारा एक टॉपिक बचता है बस, इसको कवर और कर लेते हैं, हमारी क्लास फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास हमारा टॉपिक लास्ट, द गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है ये तो आपको पता ही होगा। तो गैंग्रीन इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। तो अगर जहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई मिलती है एंड ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, ये टिश्यू डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल अफेक्टिंग एक्सट्रीमिटीज़ बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट इंटरनल टिश्यू। तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को ही अफेक्ट करती है। बोथ अफेक्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गैंग्रीन हम पढ़ते हैं। ड्राई गैंग्रीन होता है, एक वेट गैंग्रीन होता है, एक गैस गैंग्रीन भी पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पे 2 पढ़ेंगे, ड्राई गैंग्रीन, एक वेट गैंग्रीन। ठीक है, ड्राई में क्या होता है और वेट में क्या होता है, ये दोनों आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझा देता हूँ ड्राई गैंग्रीन में क्या हो रहा है। तो बिगिन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू इस्चीमिया एंड स्प्रेड अपवर्ड्स। तो नीचे डिस्टल पार्ट से स्टार्ट होकर अपवर्ड चलती है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट लिम्स, ये सबसे ज़्यादा लिम्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। और कॉमनली ड्यू टू ट्रिलियल ओकलिज्म
रेनॉल्ड्स डिसीज़ या फिर बर्जर डिसीज़ इसको बोलते हैं। ऑर्गन इज ड्राई हो जाता है इसमें, श्रिंक एंड ब्लैक इन कलर इसका ब्लैक पड़ जाता है और ऑर्गन बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, इसमें बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है। तो ये ड्राई गैंग्रीन की बात हो गई। अब वेट गैंग्रीन में क्या होता है, एक्चुअली अफेक्ट नेचुरली मोइस्ट टिश्यू सच एज ओरल कैविटी, बोवल, सर्विक्स, लंग्स एक्सेट्रा। मोर कॉमनली अफेक्ट बोवल, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोवल को अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गन इज मॉइस्ट, सॉफ्ट, स्वेलन एंड रोटन एंड डार्क, ये डार्क हो जाता है, उसमें ब्लैक हो रहा था। दिस गैंग्रीन फेवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ। अब हमारा जो ड्राई गैंग्रीन था वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही थी और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो ये ड्राई गैंग्रीन का सारा का अच्छा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया, और वेट गैंग्रीन का इसको आप नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं हमारे और हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस अपनी बुक ले लेंगे, जब आप उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं इस रिवीजन के बाद। एंड इस रिवीजन में जो आपको कुछ भी कमी लगी हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको इम्प्रूवमेंट को भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये था इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग का हमारी पहली क्लास रिवीजन की टारगेट हाई से। अब हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस आपको करने होंगे अपनी बुक से, ताकि आप एक बार उनको रिकॉल कर सको अच्छे से। सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप मेरे को कमेंट करना, मैसेज करना कि क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एमएसएन का, वुंड हीलिंग के एंड इन्फ्लेमेशन के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और मेरे को भी समझ में आई है, देखो, और आपको भी समझ में आनी चाहिए, तो फिर अच्छा ही है। बाकी गोल्डन पॉइंट्स आप इसके पढ़ लेना ज़रूर, बहुत ही अच्छे हेल्प करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। हमने गोल्डन पॉइंट डिस्कस नहीं करे, हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस करी है ताकि हमारा रिवीजन अच्छा हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो अगर आपके फ्रेंड्स को भी इस किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आपके फ्रेंड्स भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, और लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू।